स्टूडेंट कैरियर प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था संविधान सभा, उसमें कि संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया, इसके बाद कैसे वो भारतीयों के मन में आया, फिर वो कैसे आगे बढ़ा, तो उसके आगे का ही ये टॉपिक है कैबिनेट मिशन योजना और संविधान का निर्माण। मैंने आपको यूपी टेट में जो ईवीएस होता है उसमें पोल्टी आती है, उसके नोट्स तो मैंने आपको सारे पहुंचा ही दिए हैं। तो उन नोट्सों को आप में से कुछ ने नोट भी कर लिया और नोट करने के बाद आपने उनको ठीक से समझा। मैं उनको आपको और समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप उन्हें समझेंगे। तो पहली चीज़ तो आप उसको नोट कर लीजिए। कल काफ़ी स्टूडेंटों ने नोट कर लिया था, बाकी जिन्होंने नोट नहीं किया है आप उसे नोट कर लें। और 30 तारीख तक की बात है, 30 तारीख के बाद कोचिंग ओपन हो ही जाएंगी, फिर हम उसको आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए। देखिए, हमने देखा था कल क्या हुआ था कि सबसे पहले इंग्लैंड में समानतावादियों और हेनरी मेन के मस्तिष्क में ये विचार आया कि संविधान सभा होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका अमेरिका और फ्रांस ने इसे व्यवहारिक रूप में अपनाया, भारत में तिलक के मस्तिष्क में ये विचार आया, तिलक के बाद आपके महात्मा गांधी हो गए। इस तरीके से ये विचार आया और होने के बाद ये तय किया गया, जो पहले क्रिप्स मिशन आया जो कि फेल हो गया, फिर कैबिनेट मिशन जिसके आधार पर हमारी ये संविधान सभा के निर्माण हुआ, संविधान सभा बनी। तो इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में क्या स्थिति हुई, कांग्रेस को जो सीटें मिली थी, देखिए आपको तो पता ही है, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है। देखिए वो सुपर टैट के लिए भी है ताकि सुपर टैट और ये आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यूपी टैट में, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको फोकस करना है कि ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा यहाँ से, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 73 सीटें मिली। और इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को 1, कम्युनिस्ट मुस्लिम पार्टी को 1, कम्युनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1, कृषक प्रजा पार्टी को 1, अछूत जाति संघ को 1, सिख को 1, साम्यवादी को 1 और स्वतंत्र निर्दलीय को 8 सीटें मिली। जैसा कि आपको पता ही है कि संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए, उन इलेक्शनों में वोटों की स्थिति ये आई कि इस तरीके से उनको वोट मिले। इसके अलावा संविधान सभा एक तरीके से तैयार हो चुकी थी। यह एक क्या थी? बहुदलीय निकाय थी। बहुदल का मतलब बहुत से दल थे, इसमें बहुत से लोग थे, ये कोई एक दल की नहीं थी। तो जिसमें एक किसने किसका प्रतिनिधित्व किया, तो देखेंगे फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन समाज का प्रतिनिधित्व किया और पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का किया। और इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो मुंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। और महात्मा गांधी और जिन्ना ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, राष्ट्रीय नेता थे पर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इस तरीके से ये हमारी संविधान सभा तैयार हो चुकी थी। और इसके बाद संविधान सभा का कार्यकरण कि जब संविधान सभा चुन ली गई और चुनने के बाद उसने कैसे कार्य किया, कैसे अपने कार्य को फाइनल टच दिया। तो अब जहां से क्वेश्चन आते हैं वो पॉइंट है ये, इसको आपको सटीक याद करना है। देखिए जो यूपी टेट होता है और सी टेट, इसमें अंतर ये होता है, यूपी टेट थोड़ा सा रटने पे आधारित है, थोड़ा सा ज्ञान स्तर पे आधारित है, और सी टेट जो है चिंतन स्तर होता है वहां पे। तो यहाँ पे थोड़ी चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, आपको माइंड में सेट करनी पड़ेंगी। और नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराई दिए पूरे टॉपिक के, और इसके साथ में मैं आपको यहाँ पे सारी एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। तो करना कुछ नहीं है, जो आपके पास नोट्स हैं उस पर जहाँ ये पॉइंट भी है उसी नोट्स के, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए रेड कलर से। तो क्या होगा, ये आपको और क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए संविधान सभा का कार्यकरण कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हमने देखा। सबसे पहले क्या हुआ, पूरी दुनिया में इंग्लैंड में समानतावादियों और हेनरी मेन के मस्तिष्क में आया, भारत में भी ये विचार आया जिसमें आपके तिलक के मस्तिष्क में आया। इसके बाद और आपका जो मोतीलाल नेहरू हो गए या एम.एन. रॉय हो गए, इसके बाद इसको लोकप्रिय मूर्त रूप दिया गया। फिर संविधान, फिर जो आपकी ब्रिटेन सरकार थी उस पर भी द्वितीय विश्व युद्ध की आवश्यकताओं का लोड था, और भी कई समस्याएं थी। तो क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन फेल हो गया। कैबिनेट मिशन आया, वो सक्सेस रहा। उसके आधार पर क्या तय किया गया, भारत में चुनाव होंगे, चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद जब चुनाव हो गए, चुनाव के बाद क्या हुआ, एक संविधान सभा बनी। अब इसका काम शुरू हुआ। तो यहां से पहले इसको समझिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
इस बैठक में कुल 210 सदस्य उपलब्ध थे या उपस्थित थे, जो भी आप कहें इस तरीके से थे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी। तो आप देखेंगे कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। स्थायी का मतलब परमानेंट, जो हमेशा के लिए, अस्थायी का मतलब टेम्परेरी, जो कुछ समय के लिए होते हैं। तो ये कुछ समय के लिए कौन से अध्यक्ष बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्वेश्चन सुपर टेट में भी आया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, काफी विवादित हो गया था। तो दो अध्यक्ष हैं, जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो हमारे कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सॉरी, जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन है? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो हमने जाना कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, देखिए मटेरियल नोट्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वो एक तरीके से उसका बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बैक में क्या हिस्ट्री रही है ये समझाने के लिए थोड़ा सा उसमें बताया गया है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये याद करना है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और इस बैठक में कुल 210 सदस्य थे। इसके बाद देखिए क्या है कि इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। पहली हुई 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई 11 दिसंबर 1946 को और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि अंत तक वे बने रहे। इसके बाद क्या हुआ? दूसरा क्वेश्चन ये आता है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? आपने क्लियर है, 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद श्री BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यहां पे दो शब्द हैं, एक शब्द है संविधान सभा का। श्री BN राव को संविधान सभा का, जो संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार, मतलब उनको तय किया गया कि जो भी सलाह होगी कानूनी रूप से वो सलाह आप ही देंगे, तो इसको कहते हैं संवैधानिक सलाहकार। तो श्री BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आप कह देंगे श्री BN राव। इसके बाद क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया? प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। यह उद्देश्य प्रस्ताव 23 जनवरी 1947 को पारित किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? तब आप कह सकते हैं कि यह पारित किया था 23 जनवरी 1947 को। नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव 23 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? आप ये समझिए, जो स्थान अमेरिका के संविधान में अमेरिका की स्वतंत्रता का है, वही स्थान भारत की संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव का है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो यही थे कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक में ही अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंत तक बने रहे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव जो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और आज संविधान की आधारशिला रखी और यह पारित हुआ था 23 जनवरी 1946 को। देखिए, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन तब भी आपको थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए। हाँ, ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई प्रेसिडेंसी से ही अपना प्रतिनिधित्व किया था। और बाकी आपको ये कुछ पॉइंट, जो चारों पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमने देखा कि कैबिनेट मिशन योजना और संविधान का निर्माण, जिसमें इतने वोट इन लोगों को मिले। इसके बाद संविधान सभा का कार्यकाल हुआ। तो इस प्रकार से ये आपने देखा कि पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग हुई और इसके बाद आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। ये इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट हैं। इसके बाद क्या होता है? जो अगला स्टेप होता है वो होता है समितियों का निर्माण। समितियों का निर्माण क्या था? ये समिति क्या होती है? समिति का निर्माण।
मतलब इन्होंने तय कर लिया पहली मीटिंग में, ये अध्यक्ष बन गए, ये इसके संवैधानिक सलाहकार बन गए। अब क्या था, अब समितियां बनना थी। जिस प्रकार से आप जब अपने विद्यालय में पढ़ते हैं और उसमें एनसीसी या एनएसएस जैसे प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ पे जब कोई प्रोग्राम होता है तो आपको समितियां बना दी जाती हैं कि ये समिति का काम ये है, ये समिति का काम ये है, वो समिति ये करेगी। केंद्रीय विद्यालय में भी क्या होता है, एक टैगोर समिति बना देते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम समिति बना देते हैं, ताकि इन समितियों का अलग अलग काम होता है। एक समिति सफाई पर ध्यान रखती है, एक क्या होती वृक्षारोपण करती है, एक अनुशासन बना के रखती है और उनके अपने अपने टास्क होते हैं। वैसे ही संविधान सभा में क्या करा गया, समिति बनाई गई, जिसमें दो प्रकार की समिति थी। एक प्रथम वर्ग की समिति, एक कौन सी थी, प्रथम वर्ग की समिति, प्रथम वर्ग की समिति, दूसरी द्वितीय वर्ग की समिति। देखिए यहाँ हो क्या रहा था, प्रथम वर्ग की समितियां वो थी कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा, इस संविधान के निर्माण में जो प्रॉब्लम आएगी, जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का समाधान करा जाएगा नंबर 1 समिति में, उनका समाधान किया जाएगा। और दूसरी तरफ लगातार कॉन्टिन्यू संविधान बनाया जाएगा। संविधान बन रहा है और जो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो बाधाएं आ रही हैं, जो क्वेश्चनों को लेकर मतभेद हो रहा है, उसका समाधान कहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था। ठीक वही बात, एक तरफ प्रोडक्शन आपका चल रहा है, दूसरी तरफ आपका गोदाम है जो लगातार कच्चा माल पहुंचा रहा है, जिससे आपका प्रोडक्शन नहीं रुकता। तो इसलिए 2 समिति बनाई थी, एक प्रथम वर्ग की समिति और एक द्वितीय वर्ग की समिति। प्रथम वर्ग की समिति का काम था जो भी प्रॉब्लम आ रही थी संविधान बनाने में या कई अधिकारों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर, तो यहाँ बैठक होती थी, विचार विमर्श होते थे और उसका जो सॉल्यूशन करके, समाधान करके तुरंत आपके संविधान निर्माण में हेल्प करी जाती थी। तो इसका जो हम पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, विशेषकर आप सभी स्टूडेंट, यूपी टेट के जो हमारे स्टूडेंट हैं, आप लोग धैर्य बना के रखिए और टेंशन मत लीजिए कतई। ये जो समय है लंबे समय तक नहीं चलने वाला, क्योंकि लगातार परीक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षाओं को टाला नहीं जा सकता। परीक्षाएं थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है जो होगा सबके लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। यहाँ 2 चीज़ें हैं, या तो आप कोरोना को टेंशन ले लो या कोरोना का वरदान समझ लो। आप अगर टेंशन ले लो कोरोना को लेके कि हाय कोरोना, हमारी क्लासें बंद हो गई, हमारी प्रॉब्लम बंद हो गई, तो आपकी क्लासें बंद नहीं है, क्लासें तो यहाँ सभी की बंद हो गई हैं। पूरे यूपी में, यूपी क्या जो भी उत्तर भारत के जितने एरिया हैं वहाँ सारी कोचिंग सेंटर बंद हैं, कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में टेंशन नहीं लेना है। कोरोना आपके लिए अभिशाप नहीं है, कोरोना आपके लिए वरदान है। धैर्य से काम लो, क्योंकि आपने वो मोटिवेशनल कोट सुना ही होगा कि कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। फैसला आपके ऊपर है कि आप बिखरोगे या आप निखरोगे। यही वो समय है कि कुछ लोग क्या करेंगे, इसका फायदा उठाते हुए ग्रो करेंगे और आपसे ऊपर निकल जाएंगे और आप रोते रहोगे कि हम ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे, कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे। अरे जब ऑफलाइन क्लासें चलेंगी तब आप ऑफलाइन पढ़ लेना, जब ऑनलाइन सुविधा मिल रही है तो ऑनलाइन ले लीजिए। क्या नहीं करते आप, सारे काम तो आप ऑनलाइन करते हैं, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। बस ये ध्यान रखिए कि विपरीत परिस्थितियों में कोई टूट जाता है, कोई रिकॉर्ड तोड़ देता है। काफी एग्जाम्पल है आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम जब वो आर्मी में भर्ती होने गए थे एयरफोर्स में, तो क्या हुआ था, एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, टूट गए वो, लेकिन कुछ किया कोई ना। उसके बाद अपने ऊपर काम किया, अपने ऊपर वर्क किया, करने के बाद क्या हुआ, वो मिसाइल मैन कहलाए। इसके अलावा आपके बहुत से एग्जाम्पल हैं। आपने अनंत कुमार की मूवी देखी होगी सुपर 30, उनका एडमिशन नहीं हो पाया था विदेश में, वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज स्थिति ये है वो विदेश के विश्वविद्यालय उन्हें बुलाते हैं पढ़ने के लिए। तो मुझे तो ये सही लगता है, भाई हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं बाकायदा, चाहे आप यूपी टेट के हैं, चाहे आप सुपर टेट के हैं, हम आपको लगातार नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। आप नोट्स को लिखते रहिए, उनको नोट करिए, इसके बाद हम ऑनलाइन आपको समझा रहे हैं, समझते रहिए। ऐसा नहीं है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम आपको नहीं समझाएंगे, हम आपको फिर समझाएंगे और अच्छा करके समझाएंगे। कुल मिलाकर थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन किस बात की, परीक्षाएं तो नहीं हो रही हैं ना, परीक्षाएं ये सारी आगे टल जाएंगी। इसको लेके आप कतई भी कोई भी टेंशन मत लो, और जो भी प्रॉब्लम है मुझसे बात कर सकते हो आप लोग, जो भी समस्या है अपनी बता सकते हो और हमारी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से दे सकते हो। और 100 बातों की एक बात कि भाई आपका तो गारंटी बैच है। गारंटी बैच का मतलब जानते हैं ना कि आपसे हमने 4000 रुपए लिए। कितने? 4000 रुपए लिए। और 4000 लेने के बाद शर्त हमारी क्या है, अगर आप पास होते हैं
तो आपके 4000 रुपए हमारे, और अगर आप फेल होते हैं तो 2000 रुपए हमें आपको वापस करना पड़ेंगे। तो भाई अगर यह संख्या इतनी बड़ी है, बस मैं यही कहूंगा अपना माइंड मत लगाओ। मैं खुद माइंड लगाने के लिए हूं, मैं आपको बता रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग चलते रहो, आप निश्चित रूप से पास होगे, क्योंकि ये गारंटी बैच है और हमने आपकी गारंटी ली है। और भाई अपना माइंड लगाओगे तो हमसे कुछ नहीं लोगे, 2000 रुपए आपके पास कर देंगे। लेकिन वो जिसने अपना माइंड नहीं लगाया, जो कतई बेवकूफ था, जिसे ये भी नहीं पता कि ये भारत के राज्य कितने या भारत के प्रदेश कितने, वो भी पास होकर चला जाएगा। और यकीन ना आए तो हमारे सीटेट वालों से बात करके देख लो, वो ज्यादा कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन नंबर उनके 116 आए। क्यों? क्योंकि हम ब्लूप्रिंट एक्सपर्ट लोग हैं, हम लोग आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं कि कौन से क्वेश्चन कहां से घूमेंगे। देखो संविधान मैं चाहता पूरा लिखा सकता था आपको, यहां से लेके वहां तक नहीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिखाया। जहां से कीवर्ड आते हैं, जहां से पॉइंट आते हैं, वहीं से मैंने आपको नोट कराया है। बाकी जो आपको नोट्स दिए हैं वो इसलिए दिए हैं क्योंकि स्टूडेंट आप ही हमारे हो, सुपर टेट में आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि ये हमारे नोट्स नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं। ये 10-10, 12-12 किताबों को लगा के आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्लियर किए जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आप लोग अपना हमारे द्वारा बताए हुए काम को करिए। थैंक यू।